जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है और आपको इसको मैच करना है। तो समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो देखिए समुद्रगुप्त जो है रिलेटेड है किससे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। तो ए का हो जाएगा 2। तो देखिए अगर आप ए का 2 लगा रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ए का 2 सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है पुलकेशिन सेकंड, और ये रिलेटेड है किससे? अहियोले इंस्क्रिप्शन से। उसके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड, और इनका है मेरोली इंस्क्रिप्शन। और स्कंदगुप्त का है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो देखिए जो अहियोले इंस्क्रिप्शन है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे ये लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। और रवि कीर्ति जो हैं ये पुलकेशिन सेकंड के जो कोर्ट में एक तरह से पोएट के तौर पे ये काम करते थे। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये अहियोले इंस्क्रिप्शन। और अहियोले इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड इन दोनों के बीच में एक बैटल हुआ था 1618-19 के बीच में। ठीक है, 1618 से 19 के आसपास ये बैटल हुआ था। और ये बैटल कहाँ हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे ये बैटल हुआ था। किससे किसके बीच में हुआ था? तो ये बैटल हुआ था पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन जो थे वो डिफीट हो गए थे, वो हार गए थे। उसके बाद है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको। और इसको कंपोज किया था हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन के द्वारा कंपोज किया गया था। और समुद्रगुप्त के टाइम पे जो है इसको कंपोज किया गया था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वैसे बोलना तो चाहिए नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं समुद्रगुप्त को। और इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने जो है नॉर्थ में लगभग 9 राजाओं को हराया था, और साउथ के साइड में लगभग 12 राजाओं को जो है डिफीट किया था, हराया था। उसके बाद है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, और इसका संबंध जो है स्कंदगुप्त से है। और इससे हमको पता चलता है कि हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे, और जो स्कंदगुप्त हैं इन्होंने जो है हुणों के अटैक को जो है रिपल किया था। और जो भीतरी है, भीतरी एक विलेज है जो कि सैदपुर में पड़ता है, यूपी में। अब बात करते हैं मेरोली इंस्क्रिप्शन की। तो मेरोली इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड से बिलोंग करता है, या इनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाला डायनेस्टी के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से जो है करेक्ट कौन सा है। तो धर्मपाला रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया। और धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। धर्मपाला ने जो है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। और चौथा है कि आतिश दीपंकर, ये जो थे एक फेमस स्कॉलर थे पाला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे। तो देखिए जो तीसरा स्टेटमेंट है कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया धर्मपाला ने, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो गोपाला के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। तो देखिए गोपाला जो थे वो पाला डायनेस्टी के फाउंडर कहे जाते हैं। ठीक है, पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। और 7वीं सेंचुरी में गोपाला ने ही उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और उदंतपुरी जो है वो मगध में लोकेटेड था। और नालंदा के बाद कहा जाता है कि नालंदा के बाद जो है ये दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और गोपाला के बाद इनके बेटे आते हैं धर्मपाल, और धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको किसने फाउंड किया, किसने इस्टेब्लिश किया था? याद रखिएगा, कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है इस्टेब्लिश किया था। और धर्मपाला के द्वारा क्या किया गया? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन है वो धर्मपाल ने किया। और धर्मपाला के टाइम पीरियड में ही आतिश दीपंकर जो कि एक फेमस स्कॉलर थे वो रहा करते थे। तो इसीलिए सेकंड का जो है सी 1, 2 एंड 4 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए गुप्ता पीरियड के टाइम पे पुस्तपाला ये जो है जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे पुस्तपाला। दूसरा कह रहा है कि भागा वॉज पेड बाई ऑल द कल्टिवेटर्स अमाउंटिंग टू 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। भागा वो चीज़ हो गया जो कि कल्टिवेटर्स यानी कि अपने प्रोड्यूस का 1/4 जो है एज ए टैक्स पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, तो उसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो पुस्तपाला है, पुस्तपाला जो उस टाइम गुप्ता टाइम पीरियड पे हुआ करता था, ये जो है लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ठीक है ना, कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड। तो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम जो है गुप्ता एम्पायर में किसका था? तो पुस्तपाला का हुआ करता था। और क्रॉप्स पे जो टैक्स लगाया जाता था वो 1/6 होता था, न कि 1/4। तो 1/6 होता था, इसी को हम बोलते हैं भागा। यानी कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 पार्ट जो होगा वो एज ए टैक्स जो है राजा को देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्म मनीग्रामम, मनीग्रामम टर्म जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मर्चेंट गिल्ड। मनीग्रामम टर्म जो है ये मर्चेंट गिल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नाना देसी भी यूज़ करते हैं।
नाना देसी। तो देखिए मेडाइवल टाइम पे जब जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जब व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनको दूरी भी जो है काफ़ी तय करनी पड़ती थी। ठीक है, लंबी लंबी दूरी के लिए वो जो है निकलते थे। तो उस टाइम जो है लूट का बहुत खतरा रहता था। तो उसी से बचने के लिए जो है उनको एक तरह से अपने लिए एक बॉडीगार्ड वो हायर करते थे। तो उन्हीं को हम नाना देसी या मणिग्रामम के नाम से जानते थे। तो वो लोग क्या करते थे, एक तरह से उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेस्टी और फाउंडर की लिस्ट दी हुई है और इसको जो है मैच करना है। तो पहला है चालुक्याज ऑफ वतापी। चालुक्याज ऑफ वतापी के फाउंडर कौन थे? तो जयसिम्हा थे। ठीक है, जयसिम्हा जो हैं चालुक्य वतापी के फाउंडर हैं। उसके बाद है गुप्ता ऑफ मगध। इनके फाउंडर कौन हैं? तो गुप्तास के फाउंडर हैं श्रीगुप्त। उसके बाद है किंगडम ऑफ गौड़, और किंगडम ऑफ गौड़ के फाउंडर कौन थे? तो शशांक थे, किंग शशांक। उसके बाद डी पल्लवाज ऑफ कांची, तो उसके हैं सिमुवर्मन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो जयसिम्हा जो हैं वो फाउंडर हैं किसके? वो बदामी चालुक्यास के फाउंडर हैं, या आप इसको वतापी चालुक्यास भी बोल सकते हैं। और ये जो हैं चालुक्यास ऑफ वतापी के पहले रूलर थे। और श्रीगुप्त जो हैं ये किसके फाउंडर हैं? तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं। और किंग शशांक जो हैं ये किंगडम ऑफ गौड़ के फाउंडर हैं। और सिम्हावर्मन जो हैं ये पल्लवाज ऑफ कांची के फाउंडर हैं। तो उसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने बिम्बिसार को जो है कौन सा हिल पे कन्वर्ट किया था बुद्धिज़्म में? तो उसका सही आंसर होगा गृद्धकुट हिल। क्योंकि देखिए सोनगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी हिल ये किसका पार्ट है? तो ये राजगिर हिल्स का पार्ट है। राजगिर हिल जो है वो 5 हिल से मिलकर बना हुआ है। सोनगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, विपुलाचल हिल और वैभगिरी हिल। ठीक है, इन 5 हिल से मिलकर बना है राजगिर हिल। और भगवान बुद्ध जो है ये गृद्धकुटा हिल पे जाते थे ध्यान करने के लिए। तो वहाँ पे जो है बिम्बिसार को जो है भगवान ने कन्वर्ट किया था किसमें? बुद्धिज़्म में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर इन गंगा वैली। गंगा वैली का पहला न्यूलिथिक कल्चर का जो साइट है वो कौन सा है? उसका सही आंसर होगा डी चिरंद। तो चिरंद जो है ये कहाँ पड़ता है? तो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, बिहार में। और यहाँ से हमको जो पॉलिश स्टोन टूल्स हैं वो मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो बीड्स हैं और सेमी प्रेसिज स्टोन्स हैं वो यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार को इन्वेट किया था। इसका सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? उसका सही आंसर होगा तबकाते नासरी में देखने को मिलता है। और तबकाते नासरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हस उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। मिन्हस उस सिराज। और तबकाते नासरी में हमको पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने जो है इन्वेट किया था बिहार में। इसके अलावा तारीख़ फ़रिश्ता ये जो बुक है ये कौन लिखा है? तो मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता। ठीक है, मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता। उसके बाद सेकंड है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये किसने लिखा है? तो ज़ियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और लास्ट है तुज़्के बाबरी। तो ये आप सबको पता होगा ये किसने लिखा है? तो बाबर ने लिखा है। ठीक है, तुज़्के बाबरी। अगला क्वेश्चन है मान सिंह वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। मान सिंह को बिहार का गवर्नर जो है कब अपॉइंट किया गया था? उसका सही आंसर है 1587 में। ठीक है, 1587 में जो है मान सिंह को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। और साथ ही साथ मान सिंह को राजा का टाइटल भी दिया गया था। और इसके अलावा 5000 का मनसब भी दिया गया था मान सिंह को। और बाद में क्या होता है कि 1594 के आसपास मान सिंह को बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसके बाद बिहार के गवर्नर जो है बनाए जाते हैं सईद खान। ठीक है, सईद खान कब बनते हैं? तो 1594 में, क्योंकि 1594 में क्या होता है मान सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि अजीमुश शान ऑन हुज नेम पटना वॉज रिनेम्ड एज अजीमाबाद वॉज द ग्रैंडसन ऑफ। तो अजीमाबाद जब पटना का नाम चेंज किया गया था वो किसके नाम पर चेंज किया गया था? किसके ग्रैंडसन थे? तो देखिए जो अजीमुश शान है ये औरंगज़ेब के ग्रैंडसन थे। और इन्हीं के नाम पे जो है पटना का नाम चेंज कर दिया गया अजीमाबाद। कब किया गया था? तो 1704 में जो है नाम चेंज किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो 1677 के आसपास आज़म को जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और बाद में उनको जो है बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आज़म जो है वो बिहार के गवर्नर रहे कब? 1677 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 लिस्ट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा इंसिडेंट जो है वो कब हुआ था। तो देखिए टैक्सेशन ऑफ दोआब ये कब हुआ? तो इसका देखिए मैचिंग होगा 1326 में हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ये हुआ कब? तो 1327 में। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी इसका सही आंसर होगा 1329 में। और कराची एक्सपीडिशन कब हुआ? तो 1330 में। उसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे टैक्सेशन ऑफ दोआब का मतलब ये हुआ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया था कि गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है इसको हम दोआब बोलते हैं, वहाँ पर जो है टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो 1326 में स्टार्ट कर दिया था।
और 1327 में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया, जो कैपिटल था दिल्ली में उसको शिफ्ट करके देवगिरी में कर दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो अपना रूल जो है साउथ साइड में एक्सपैंड कर सके, और इसी के द्वारा देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद कर दिया गया। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि मैं दिल्ली से जो है साउथ इंडिया में अपना कंट्रोल नहीं जमा सकता हूँ। उसके बाद देखिए 1329 में जो है टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और टोकन करेंसी में ब्रॉन्ज कॉइन्स जो है वो ले आए गए। उसके बाद लास्ट है कराचिल एक्सपेडिशन। ये कब हुआ, तो 1330 में हुआ। और ये जो है जो कुमाऊं हिल्स वाला एरिया है जो कि एक हिमालय का पार्ट है, तो उस एरिया में ये एक्सपेडिशन जो है लॉन्च किया गया था ताकि उस टाइम जो चाइनीज़ इंसर्शंस हो रहे थे उसको रोका जा सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतला उल अनवर ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। उसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखा है मतला उल अनवर, और ये जो है ये बेस्ड है किस पे, सूफी थीम पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1529 में बाबर ने डिफीट किया मेदिनी राय को चंदेरी में। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1528 में बाबर ने डिफीट किया मोहम्मद लोदी को घाघरा में। देखिए जब भी आप फैक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें थोड़ा ईयर का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ईयर जो है वो यहाँ पे फेयरवेल कर दिया गया है, क्योंकि चंदेरी का जो युद्ध है कब हुआ था, 1528 में हुआ था। घाघरा हुआ था 1529 में। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी जो है 1528 में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और बाबर ने क्या किया था कि मेदिनी राय का जो किला था उस पर कब्जा कर लिया, और इसीलिए बाद में जो मेदिनी राय हैं उनके द्वारा जो है जौहर परफॉर्म किया गया था। और बैटल ऑफ घाघरा जो है वो 1529 में हुआ था। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में जो है ये बैटल हुआ था। इसके अलावा 1527 में बैटल ऑफ खानवा भी हुआ था, और बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किंगडम और डायनेस्टी दिया हुआ है। तो बिहार किंगडम जो है किससे संबंधित है, तो इमाद शाही से संबंधित है। उसके बाद अहमदनगर जो है निज़ाम शाही। गोलकोंडा जो है वो कुली कुतुब शाह। और बिदार जो है वो बारिद शाही। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए जो बिहार सल्तनत है उसी को इमाद शाही सल्तनत भी बोलते हैं, या इसको आप इमाद शाही डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कबीर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ही वॉज द डिसिपल ऑफ रामानंदा, ही वॉज अपोज टू द कास्ट सिस्टम, ही बिलीव्ड इन सोशल यूनिटी, अमरमूल इज कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास। तो यहाँ कबीर से संबंधित ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4 डी। देखिए कबीर जी जो थे वो डिसिपल थे किसके, रामनंदा के। इसके अलावा उनके द्वारा कास्ट सिस्टम को अपोज किया गया था, आइडल वर्शिप को जो है अपोज किया था, जो भी रिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको अपोज किया, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है पीस और हारमोनी को जो है प्रोपोगेट किया था। तो इसीलिए ही बिलीव इन सोशल यूनिटी जो है स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, रामनंदा के डिसिपल भी थे ये, और इनके द्वारा कास्ट सिस्टम को अपोज किया गया था। और इनके द्वारा जो है कई किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे कि सखी ग्रंथ है, अनुराग सागर है, और इसके अलावा दो और ज़्यादा फेमस हैं जैसे कि बीजक और कबीर ग्रंथावली। ठीक है, बीजक और कबीर ग्रंथावली ज़्यादा फेमस है। और अमरमूल जो किताब है वो कबीर और धर्मदास के बीच का एक डायलॉग है, और इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुदामा केव जो बिहार में है वो किसको डेडिकेटेड है। तो देखिए जो किंग अशोका था, किंग अशोका ने 261 BC में आजीविकास को डेडिकेट किया था सुदामा केव। ठीक है, सी इसका सही आंसर है, आजीविकास को डेडिकेट किया गया था अशोका के द्वारा। और सुदामा केव्स जो हैं ये बारबरा केव्स का एक पार्ट है। ठीक है, जो बारबरा केव प्रेजेंट हैं उन्हीं बारबरा केव्स में 4 केव्स हैं टोटल, और उस 4 में से एक केव जो है वो सुदामा केव है। तो ये डेडिकेटेड किसको है, आजीविकास को। अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द फोक डांस ऑफ बिहार, झिझिया डांस का जो है किससे संबंधित है। तो झिझिया डांस जो है वो भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र जो हैं वो जो हैं बारिश के देवता माने जाते हैं, तो उन्हीं को खुश करने के लिए झिझिया डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पंचायतना इन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। उसका सही आंसर है दशावतारा टेम्पल। देखिए जो पंचायतना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें क्या किया जाता है कि एक बीच में जो है ऐसे एक बीच में एक टेम्पल बनाया जाता है, और इसके चारों तरफ 4 टेम्पल्स और बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेन श्राइन होगा वो 4 और टेम्पल से घिरा हुआ होगा, और इसी तरीके से दशावतार टेम्पल बनाया गया है जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टॉम्ब टू बी बिल्ट प्योरली इस्लामिक स्टाइल इन इंडिया। कौन से टॉम्ब को प्योरली इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। उसका सही आंसर होगा टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन।
क्योंकि बाकी के जो टॉम्स हैं वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बने हुए हैं, लेकिन ये जो है ये प्योरली इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। और कहाँ पे है ये? तो मेहरौली में है। मेहरौली कहाँ है? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? उसका सही आंसर है 28 नवंबर 1940 को जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में स्टार्ट हुआ था। और श्री कृष्ण सिंह जी जो थे वो पहले सत्याग्रही थे। इनके बाद एन सिन्हा थे और इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। कहाँ पे? पटना में जो है एक स्पीच दे रहे थे, उस टाइम इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और गया से जो पहले सत्याग्रही थे वो थे गौरी शंकर सिंह। ठीक है, गौरी शंकर सिंह जो थे वो गया से पहले सत्याग्रही थे। और इसके अलावा श्याम नारायण सिंह जो थे ये सिलाव से सत्याग्रह को परफॉर्म कर रहे थे। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो पहले सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द थर्ड टाइम व्हेन डिड शाह आलम सेकंड इन्वेड बिहार? तीसरी बार शाह आलम सेकंड ने बिहार पे इन्वेजन किया, कब किया था? तो उसका सही आंसर है 1761 में किया था। ठीक है, शाह आलम सेकंड या इनका नाम इमाद उल मुल्क भी है। ठीक है, इमाद उल मुल्क भी इनको बोलते हैं। और 1761 में जो है इन्होंने तीसरी बार बिहार में इन्वेड किया था। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द हेड ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाई अमर सिंह? तो उसका सही आंसर है सी हरि कृष्ण सिंह। तो देखिए जो पहला गवर्नमेंट था वो इस्टेब्लिश किया गया था अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद जगदीशपुर में इस्टेब्लिश किया गया था। और इस गवर्नमेंट के हेड जो थे वो हरि किशन सिंह थे और ये जो हैं अमर सिंह के भाई थे। हरि किशन सिंह जी जो हैं वो अमर सिंह के भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला स्टेटमेंट है कि आरटीसी वॉज हेल्ड इन लंदन इन 1930 टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट, यानी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए जो है ये मीटिंग रखी गई थी। सेकंड है कि कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक जो है कंडक्ट किया गया। और कांग्रेस ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको बॉयकॉट किया था, क्योंकि जो कांग्रेस का डिमांड था पूर्ण स्वराज का, तो अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को मना कर दिया था। इसीलिए कांग्रेस ने इस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया। और पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1990 का, उसके बारे में जो है लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है, इसीलिए 1930 में ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स जो है वो नहीं आते हैं, इसीलिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको जो है एडजर्न कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रैमसे मैकडोनल्ड, और उन्हीं के द्वारा जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रिसाइड किया गया था। तो उसका सही आंसर क्या है? सी बोथ 1 and 2। पहला क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वॉज नेवर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो है अंग्रेज़ों ने कभी गिरफ्तार नहीं किया? उसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए जो HSRA थी यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जानते थे या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते थे। और इसका गठन किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने जो है 1928 में इसको फॉर्म किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसे जो है नेशनलिस्ट थे जिनको कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया। और इलाहाबाद में इन्होंने जो है खुद को ही जो है गोली मार ली थी। इसके अलावा आप रोशन सिंह का नाम देख रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का नाम देख रहे हैं। तो इनको जो है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के लिए जो है इनको फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, 1927 को इनको जो है तीनों लोग को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1918। देखिए कह रहा है कि वॉज द फर्स्ट ईयर इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम ए स्पेशल सेशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई INC। तो INC ने जो है पहली बार 1918 में एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1930 में वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट द INC एनुअल सेशन वॉज नॉट हेल्ड। 1930 में जो है INC का सेशन नहीं हुआ था। तो उसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो देखिए 1918 में जो है एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसको प्रिसाइड किया गया था किसके द्वारा? तो सैयद हसन इमाम। ठीक है, सैयद हसन इमाम ने इसको प्रिसाइड किया था। बॉम्बे में ये सेशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ऑर्गेनाइज़ क्यों किया गया? तो ताकि जो उस समय का जो मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो ये लोग मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करना चाहते थे, इसीलिए ये सेशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लेकिन 1930 में कोई भी INC का सेशन जो है नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द स्टेटमेंट। पहला है कि श्याम सुंदर चक्रवर्ती अ स्वदेशी पॉलिटिकल लीडर हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स। दूसरा है कि सैयद हैदर रजा पॉपुलराइज द स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब। तीसरा है कि लोकमान्य तिलक स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वदेशी इन पुणे एंड बॉम्बे।
और इसमें से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो देखिए जो लोकमान्य तिलक हैं वो पुणे और बॉम्बे में स्वदेशी का जो मैसेज है वो स्प्रेड करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सैयद हैदर रज़ा इनके द्वारा जो है वो स्वदेशी मूवमेंट को पंजाब में पॉपुलराइज किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि पंजाब में नहीं किया गया था। कहाँ किया गया था? इसको दिल्ली में किया गया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला है कि श्याम सुंदर चक्रवर्ती इनके द्वारा जो है स्वदेशी पॉलिटिकल लीडर की जो है हेल्प की गई थी स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है बंगाल से वर्क कर रहे थे। ठीक है, बंगाल से ये जो है वर्क कर रहे थे और इनके द्वारा जो है हेल्प किया गया था स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगला क्वेश्चन देखिए, द रीज़न फॉर द कंप्लेंट सराउंडिंग द मैपिला रेबिलियन। मैपिला रेबिलियन का जो है रीज़न क्या था? देखिए जो मैपिला रेबिलियन है ये मुस्लिम टेनेंट्स का रेबिलियन था और ये मालाबार रीजन में जो है ये हुआ था। और 1921 में क्या होता है कि अली मुस्तफ़ा जो इसको लीड कर रहे होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद ये जो है एक बहुत बड़े स्केल पे जो है ये रेबेलियन जो है फैलने लगता है। और इस रेबेलियन के होने का रीज़न था हाई रेंट। ठीक है, हाई रेंट की वजह से ये रेबेलियन हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ओनली 2। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कंसिडर द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि इट एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। दूसरा है दिस पॉलिसी वॉज रिफ्लेक्टेड इन द वॉर अगेंस्ट मराठा एंड मसूर। इसमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। उसका सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। तो देखिए जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये एक डॉक्ट्राइन जो है दिया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने जो है ये सिस्टम जो है वो लेके आए थे। यानी कि मान लीजिए कि आपकी ये टेरिटरी है, ठीक है, और आपके अगल बगल भी जो है कुछ टेरिटरीज प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करेंगे कि आसपास की जो आपकी टेरिटरीज़ हैं एक तरह से आप उनसे अपना संबंध अच्छा बना के रखेंगे। ठीक है, ताकि अगर इन्वेजन हो तो पहले इस पे होगा, आप पे अटैक डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। यही थी रिंग फेंस पॉलिसी। यानी कि एक टाइप का बफर जोन जो है अपने स्टेट के आसपास जो है हम क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से जो बाहर से अटैक हो रहे हैं वो पहले हम पे ना हो। जब तक हमारे आगे वाले पे हों तब तक जो है हम उस अटैक के लिए तैयार हो जाएं। तो ये पॉलिसी जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग लेके आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 से रिलेटेड है। पहला है कि 5 लाख रुपीज़ वॉज सैंक्शन पर एनम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़। दूसरा है कंडीशन वर मेड स्ट्रिक्ट फॉर द एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। तो देखिए 1902 में क्या होता है कि एक कमीशन जो है बैठाया जाता है और उस कमीशन का नाम है रैले कमीशन। ठीक है, 1902 में ये फॉर्म किया जाता है ताकि जो अंग्रेज़ हैं वो पता लगा सकें कि इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कंडीशन क्या है और इसके अलावा कैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको और इम्प्रूव किया जा सके। तो इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो पास किया जाता है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको जो है ज़्यादा फोकस उन पे दिया जाएगा ताकि वो जो स्टडी और रिसर्च है वो कंडक्ट कर सकें। इसके अलावा 5 लाख रुपए जो है हर साल सभी यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाएंगे और लगभग 5 साल तक जो है दिए जाएंगे ताकि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं अगर उनको एफिलिएशन चाहिए यूनिवर्सिटी से तो इस रूल को क्या किया गया और स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए जो देसाई लियाकत पैक्ट है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में और भुलाभाई देसाई जो कि कांग्रेस के लीडर थे और लियाकत अली खान ये जो है मुस्लिम के लीडर थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये लियाकत पैक्ट जो है वो ड्राफ्ट किया गया था और इसके अंतर्गत कहा गया था कि एक सेंटर में जो है एक इंटरिम सरकार होनी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो 1945 में आया था देसाई लियाकत पैक्ट। उसके बाद देखिए वेवल प्लान कब आया था? ये भी आया था 1945 में। ठीक है, लेकिन ये आया था कब? जून में आया था। और देसाई लियाकत पैक्ट जो है ये कब आया था? तो ये आया था जनवरी में। और वेवल प्लान में कहा गया था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? तो ये आया था मार्च 1944 में। ठीक है, मार्च में। और इस फार्मूला में कहा गया है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंस के लिए जो है सपोर्ट करे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है राजगोपालाचारी जो फार्मूला है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि वो जो है 2 नेशन थियरी में बिलीव करते थे, 2 देश चाहते थे, इसीलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक क्रिप्स मिशन, ये कब हुआ? तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था मार्च में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी 4, 3, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है किससे संबंधित है? तो जगन्नाथ शंकर सेठ
तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बॉम्बे का, और ये जो है जगन्नाथ शंकर सेठ ने फॉर्म किया था 1852 में। दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और ये किसने फॉर्म किया था? तो जीएल चट्टी, ठीक है, जीएल चट्टी के द्वारा जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है फॉर्म किया गया था 1849 में। इसके अलावा जीएल चट्टी के द्वारा जो है एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया था, इसको बोलते हैं हम क्रेसेंट, ठीक है, क्रेसेंट नाम का न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा, और मद्रास महाजन सभा के फाउंडर हैं जीएस अय्यर, और 1884 में जो है इन्होंने मद्रास महाजन सभा जो है उसका गठन किया। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और इसको जो है फॉर्म किया किसने? फिरोज शाह मेहता ने जो है फॉर्म किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। इसके अलावा केटी तेलंग थे और बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने स्टार्ट किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कब किया था? तो 1885 में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1616 में इस्टेब्लिश की गई थी। दूसरा कह रहा है कि 1620 में दे फाउंडेड अ फैक्ट्री एट ट्रंकबॉर नियर तंजौर। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1616 में इस्टेब्लिश की गई, और 1620 में क्या किया उन्होंने कि एक फैक्ट्री जो है तंजौर में इस्टेब्लिश कर ली, और बाद में 1845 में जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज रहती हैं ये बेच देते हैं किसको? अंग्रेज़ों को, ठीक है, अपनी फैक्ट्री जो है 1845 में ये अंग्रेज़ों को बेच के यहाँ से चले जाते हैं। और ख़ासकर जो डेनिश हैं उनको जाना जाता है उनकी मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, उनकी मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए उनको जाना जाता है। वो यहाँ पे व्यापार करने नहीं आए थे, बल्कि अपना जो धर्म है उसको उसका प्रचार प्रसार करने आए थे। अगला क्वेश्चन है, लीडर न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई। लीडर नाम का न्यूज़पेपर जो है किसने स्टार्ट किया था? तो उसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर था, और 1909 में इसको स्टार्ट किया गया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने जो है अभ्युदय नाम का हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, और ये न्यूज़पेपर जो है एक वीकली न्यूज़पेपर था। इसके अलावा एक मंथली न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था, इसका नाम था मर्यादा, 1910 में जो है लॉन्च किया। और मदन मोहन मालवीय जी ने जो है हिंदू महासभा को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, कब किया था? तो 1906 में हिंदू महासभा इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा बीएचयू के फाउंडर थे, और बीएचयू को इस्टेब्लिश किया इन्होंने 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है ये किससे संबंधित है? उसका सही आंसर है श्यामजी के वर्मा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये किससे रिलेटेड है? तो रास बिहारी बोस से। उसके बाद है गदर पार्टी लाला हरदयाल, अभिनव भारत वीडी सावरकर। तो देखिए जो श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं इनके द्वारा 1905 में होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था, ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो लंदन में किया गया था। उसके बाद रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को इस्टेब्लिश किया था, और गदर पार्टी जो है ये लाला हरदयाल के द्वारा जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है स्टार्ट किया गया, और लाला हरदयाल के द्वारा एक वीकली जर्नल जो है स्टार्ट किया गया था, और उसका नाम था द गदर। इसके बाद जो अभिनव भारत है ये उस टाइम की एक टाइप की जो है सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी, और वीडी सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, तो इनके द्वारा जो है 1904 में स्टार्ट किया गया था। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म उलगुलन मीन्स, उलगुलन का मतलब क्या होता है? उसका सही आंसर है रेबेलियन। तो देखिए जो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट था उसी को उलगुलन नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो पहला है कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री, तो बिल्कुल सही है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज़ 3214 किलोमीटर, ये भी सही है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज़ 2933 किलोमीटर, ये भी सही है। चौथा है कि सदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ एट 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए जो सदर्न बाउंड्री है इंडिया की वो कितने डिग्री पे है? तो 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? तो ये बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पे है। देखिए जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद सबसे जो सदर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार आइलैंड में पड़ता है। उसके बाद इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है वो किबितू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो गौहर है, या इसको गौर भी बोलते हैं, ठीक है, वो पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ कहाँ से पास करता है? तो उसका सही आंसर होगा सी, 8 जो है स्टेट से पास करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा कि 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और ये कहाँ कहाँ से पास करता है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो इन 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कौन नहीं है? तो उसका सही आंसर है चाइना। तो देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया आता है। ठीक है, और इसमें से चाइना जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। बाकी पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश जो है सब वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये भी गलत है, 7वां है ना। इंडियाज़ एरिया इज़ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और चौथा है कि इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन 4.2% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस। तो ये भी गलत है। तीसरा जो है ये सही स्टेटमेंट है। तो इंडिया सबसे जो है सदर्न पार्ट में है, एशिया में सबसे साउथ साइड में है, और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ना कि 6th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो रशिया, कनाडा और यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे इंडिया है। और इंडिया का कितना एरिया, कितना है टोटल? तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया का। और अगर पूरे वर्ल्ड के लैंड सरफेस की बात करें तो ये हो जाता है लगभग 2.4%। ठीक है, 2.4% है, न कि 4.2%। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ इनलैंड नेबरिंग कंट्री। उसका सही आंसर है श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो देखिए, जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन ओशन में ही लोकेटेड हैं। और श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है गल्फ़ ऑफ मन्नार से और पाक स्ट्रेट से। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाई होम वॉज द वर्ल्ड जोग्राफी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। जो जोग्राफी ये वर्ड है ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था? ये सबसे पहले यूज़ किया था एक ग्रीक स्कॉलर थे, एरेथोनोस। इनके द्वारा जो है यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जोग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। द अबव डिफिनेशन ऑफ द जोग्राफी वॉज गिवन बाई। जोग्राफी की ये डिफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई थी? उसका सही आंसर है रिचर्ड हार्टसन। ठीक है, रिचर्ड हार्टसन के द्वारा जो है डिफिनेशन दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? तो पहला है कि द इनिशियल ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ वॉज गिवन बाई ओटो स्किमिड। तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो है इमैनुअल कांत के द्वारा दिया गया था, न कि ओटो स्किमिड के द्वारा। तो इसका ए जो है सही आंसर होगा। इसके अलावा जो सबसे जानी मानी थियरी है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थियरी, ये जो है 1920 में जो है एडविन हबल के द्वारा जो है ये एविडेंस दिया गया था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो है बिग बैंग थियरी को सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि हु गेव द स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर है होयले। तो जैसे बिग बैंग थियरी है जो कहती है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो ठीक उसी का उल्टा है ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, और ये जो है होयले के द्वारा दिया गया था। यानी इनका मानना है कि जो यूनिवर्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है, वो स्टेडी है, मूव नहीं कर रहा है। लेकिन 1920 में एडविन हबल ने जो है प्रूव किया था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द एवोल्यूशन ऑफ ए प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो उसका सही आंसर होगा B3। तो देखिए 3 स्टेज है, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसके एवोल्यूशन का 3 स्टेज है। पहला है जो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था उसका ख़त्म होना। उसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो ये है कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। और लास्ट है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई। तो ये 3 जो हैं स्टेजेस हैं एटमॉस्फेयर एवोल्यूशन के। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर बॉर्डर विथ मोर देन 1 स्टेट। उसका सही आंसर है 2। तो देखिए बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि एक से अधिक स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि रोहतास है। रोहतास यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है और झारखंड के साथ शेयर करता है। और कटिहार जो है वो शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ और झारखंड के साथ। इसके अलावा जो वेस्ट चंपारण है ये नेपाल और यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और किशनगंज जो है ये नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखिएगा, रोहतास यूपी और झारखंड के साथ, कटिहार वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ, और वेस्ट चंपारण जो है वो नेपाल और यूपी के साथ शेयर करता है, और किशनगंज शेयर करता है नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? द स्टेट ऑफ सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो सिक्किम ये बाउंड्री शेयर करता है नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। तो बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बाउंड्री विथ 2 कंट्रीज़, बांग्लादेश एंड भूटान। तो ये गलत है क्योंकि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भी शेयर करता है।
ठीक है। आसाम शेयर इट्स बॉर्डर विद 2 कंट्रीज, भूटान एंड बांग्लादेश। आसाम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो ये भी सही है, केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सही इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियाज बॉर्डर एक्सटेंशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो सी जो है, देखिए यहाँ सी सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद चाइना के साथ करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कितना हो करता है, लगभग 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। और कभी सबसे कम बाउंड्री भी पूछ सकता है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है कि इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इक्वेटर जो है कितने देशों से होके गुजरता है। उसका सही आंसर है 13 कंट्रीज़। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं सुन लीजिए ध्यान से। इक्वाडोर है, कोलंबिया, ब्राज़ील और साओ टोमे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाटी। इसके अलावा 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इसके अलावा 3 ओशंस भी हैं, जिसमें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडिया ओशन आता है। तो यहाँ से जो है इक्वेटर जो है वो पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है कौन कौन से प्लेट्यूज आते हैं, तो इसमें आपको वेस्ट टू ईस्ट बताना है। सबसे पहले है कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो के बाद है एडवर्ड्स प्लेट्यू, उसके बाद ओज़ार्क प्लेट्यू है, उसके बाद लॉरेंशिया प्लेट्यू है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू, एडवर्ड, ओज़ार्क प्लेट्यू, उसके बाद लॉरेंशिया प्लेट्यू। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट टू ईस्ट जो है प्लेट्यू है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 4 विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट क्रॉप डेंसिटी इन 21-22। सबसे ज़्यादा क्रॉप डेंसिटी जो है कहाँ पे है। उसका सही आंसर है जहानाबाद। ठीक है, तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। पहला जहानाबाद, दूसरा शिवहर और तीसरा सुपौल है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 23 एंड 24 एट विच रेट पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग सप्लाइड टू एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स अंडर द चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर असिस्टेंट स्कीम। तो देखिए एक स्कीम है बिहार सरकार की, इसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, और इसके अंतर्गत 70 पैसे पर यूनिट जो है बिजली प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे हाउ मेनी फार्मर्स वर इशूड किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है अब तक कितने किसानों के जो है इशू किया चुके हैं। उसका सही आंसर है 3.89 करोड़। देखिए जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसके अंतर्गत लगभग 3.89 करोड़ फार्मर्स के जो क्रेडिट कार्ड हैं वो इशू किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया रैंक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो इंडिया का रैंक जो है वो क्या है, तो सही इसका आंसर है फर्स्ट रैंक। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, क्योंकि इंडिया में लगभग 44.3 लाख जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेजेंट हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। और सिक्किम इंडिया का जो है पहला स्टेट है जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है। ठीक है, सिक्किम जो है इंडिया का कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे एट विच इंटरेस्ट रेट इज अ लोन अप टू 3 लाख प्रोवाइडेड टू फार्मर्स अंडर द रिवाइज इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो उसका सही आंसर है 7% पर एनम। तो देखिए जो रिवाइज इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है इसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो है लगभग 3 लाख तक रुपए का जो दिया जा रहा है 7% पे। इसके अलावा जो टाइम से अगर लोन जो पे कर देते हैं तो 3% की यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी कि जो किसान है उसको कितना परसेंट पड़ गया, लगभग 4% के आसपास पड़ जाएगा ये लोन। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। उसका सही आंसर होगा सी। बिहार का एरिया लगभग कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल एरिया है बिहार का। इसके अलावा नॉर्थ से साउथ अगर आप बिहार की लेंथ देखेंगे तो 345 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ में, और ईस्ट से वेस्ट कितनी है तो 483 किलोमीटर है। और एवरेज हाइट जो है सी लेवल से वो 173 फीट है। ठीक है, 173 फीट। अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द बिहार इज़ द ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जोलॉजिकल स्ट्रक्चर के मामले में देखेंगे तो बिहार का सबसे पुराना पार्ट कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सदर्न पार्ट ऑफ द बिहार। देखिए जो बिहार का साउथ वाला पार्ट है वो जो है गोंडवाना लैंड का जो है पार्ट हुआ करता था, इसीलिए वो सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि हिमालयन फुटहिल रीजन, तो जो बिहार का हिमालयन फुटहिल रीजन है उसका एरिया 1.06% है, यानी बिहार का जितना लैंड है उसका एरिया जो है 1.06% है हिमालयन फुटहिल रीजन। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये एरिया जो है 0.06
परसेंट है, ना कि 1.06%। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.06%। दूसरा कह रहा है कि वास्ट प्लेन ऑफ बिहार 9.26% है। जो बिहार का जो प्लेन है उसका एरिया 96.26% है। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा जो है, जो बिहार का प्लेट्यू है वो 2.86% यहाँ पे बता रहा है, लेकिन जो बिहार का प्लेट्यू है उसका एरिया जो है वो 3.86% है। देखिए बिहार के नॉर्थ में आप देखेंगे तो जो हिमालय वाला रीजन है वो बिहार का लगभग 0.06% कवर करता है टोटल लैंड का। और दूसरा जो प्लेन वाला रीजन है, सबसे ज़्यादा जो है बिहार में प्लेन्स प्रेजेंट है, यानी कि लगभग 96.26% जो है बिहार में प्लेन प्रेजेंट है। तीसरा है जो प्लेट्यू वाला एरिया है, जैसे कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है वो, तो लगभग 2.86% जो है वो बिहार में प्लेट्यू प्रेजेंट है। तो उसका सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, द प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार एंड द प्लेन ऑफ साउथ बिहार हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न बिहार प्लेन और सदर्न बिहार प्लेन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा 6 और 5। देखिए जो नॉर्थ वाला प्लेन है बिहार का वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? तो महानंदा नदी वाला जो प्लेन है, कोसी नदी का प्लेन, कमला नदी का प्लेन हो गया, बागमती प्लेन और घाघरा प्लेन। उसके बाद जो साउथ बिहार प्लेन है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। चंदन प्लेन है, क्यूल प्लेन, ताल प्लेन, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन है और शाहबाद प्लेन है। ठीक है, तो 6 प्लेन हो गए नॉर्दर्न बिहार साइड के और 5 प्लेन हो गए सदर्न बिहार साइड के। तो टोटल जो है नॉर्थ डिवाइडेड है 6 पार्ट में और साउथ बिहार का जो प्लेन है डिवाइडेड है 5 पार्ट में। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवीजन ऑफ द बिहार हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। किस डिवीज़न में जो है सबसे कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर डिवीज़न। तो देखिए बिहार में टोटल 9 डिवीजन्स प्रेजेंट हैं। पटना, तो पटना के अंदर में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? तो पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। उसके बाद है मगध। मगध में 5 आते हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। उसके बाद है सारण। सारण में 3 आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद तिरहुत है। तिरहुत में 6 आते हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और वैशाली। और दरभंगा में 3 आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। कोशी में भी 3 हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। उसके बाद पूर्णिया है। पूर्णिया में 4 हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। और भागलपुर में 2 हैं, भागलपुर और बांका। तो भागलपुर जो सबसे छोटा है। उसके बाद मुंगेर डिवीज़न है। मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो ये 6 जो हैं वो मुंगेर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव वेल डिफाइंड इकोनॉमिक गोल्स। यानी कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हम अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ गिवन। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो किस प्लान में दिया गया था? तो देखिए जो 6वां 5 ईयर प्लान था वहाँ से स्टार्ट हुआ था गरीबी हटाओ का स्लोगन। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा 6th 5 ईयर प्लान। और जो 5वां 5 ईयर प्लान था उसमें पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की गई थी, गरीबी को ख़त्म करने की बात की गई थी, लेकिन 6ठे प्लान में स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ का। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ दैट स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड इन विच सप्लाई सडनली फॉल्स वेरी रैपिडली वाइल डिमांड रिमेंस एट द ओल्ड लेवल। तो सप्लाई क्या हो रही है? गिर रही है बहुत तेज़ी से, लेकिन जो डिमांड है वो सेम है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जब सप्लाई जो है वो अचानक से गिरने लगती है, लेकिन जो डिमांड है वो सेम ही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उसके बाद देखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी डबल नंबर या ट्रिपल नंबर में जब पहुँच जाए इन्फ्लेशन, तो उसको हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है अपने एकदम बिल्कुल पीक पे होता है, यानी कि बिलियंस और ट्रिलियंस में जो रेट है वो इन्फ्लेशन का जो है इंक्रीज़ होने लगता है। तो ये स्थिति हो जाती है उसकी वजह से कि लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि 1-2 करोड़ रुपए लेके जाएंगे तो आपको एक ब्रेड जो है खाने के लिए मिलेगा। ये स्थिति हो जाती है जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है। और रिसेंटली हमको अर्जेंटीना के केस में भी हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला था, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है लगभग 271% पहुँच गया था। इसके अलावा सूडान में लगभग 146% जो है इन्फ्लेशन हो चुका था, टर्की में 61% हो गया था। ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर सिम्टम ऑफ रिसेशन। इसमें से कौन रिसेशन का जो है एक मेजर सिम्टम नहीं है? तो देखिए जब किसी भी देश में जब रिसेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो डिमांड होती है ना वो डिमांड बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से जो रोज़मर्रा की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है।
और जहाँ पर रिसेशन होगा वहाँ पर जो इन्फ्लेशन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन जो रेट होगा वो बहुत कम होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी डिक्लाइन होने लगेगा, डिक्रीज़ होने लगेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेशन। तो इसका सही आंसर होगा सी, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट जो है इनमें से कौन कौन से हैं। तो पहला केमिकल फर्टिलाइजर, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का कंपोनेंट है ये। दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी सीड, ये भी है। तीसरा है हर्बिसाइड्स, तो ये भी है। इरिगेशन भी है, और क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो हैं ये जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी अ न्यू क्लासिफिकेशन टर्म कोर और बेसिक इंडस्ट्रीज ओरिजिनेटेड। तो कोर या बेसिक इंडस्ट्रीज का जो ये टर्म है ये किस पॉलिसी के तहत ओरिजिनेट हुआ था। उसका सही आंसर होगा इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ 1973। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1973 की, उसी से ये टर्म इमर्ज हुआ बेसिक इंडस्ट्री या कोर इंडस्ट्री। तो ये उन इंडस्ट्रीज़ को कहा गया जो इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट है, यानी वो इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत 6 इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें इंक्लूड की गई, और अब जो है ये नंबर बढ़ के 8 हो चुका है। लेकिन पहले जो है 6 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। कौन कौन सी, तो आयरन एंड स्टील हो गया पहला, दूसरा सीमेंट, तीसरा कोल, चौथा हो गया आपका क्रूड ऑयल, और पांचवा हो गया ऑयल एंड रिफाइनिंग, और छठा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनको इंक्लूड किया गया था, बाद में 2 इंडस्ट्रीज़ और ऐड की गई, फर्टिलाइज़र और नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये 8 जो हैं ये कोर इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये जो 8 हैं वो कोर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें से आरबीआई का कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे आरबीआई के कई फंक्शंस हैं, जैसे आरबीआई जो है इशूइंग एजेंसी है, क्योंकि जो नोट्स है करेंसी नोट्स वो इशू करती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी भी हो गई। गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करती है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट जो है आरबीआई से लोन लेती है, और आरबीआई को बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी भी आरबीआई के अंडर में आता है, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। ठीक है, एक्सचेंज रेट जो है उसको स्टेबलाइज करने का काम भी आरबीआई का है। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है उसको भी कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। इसके अलावा डेवलपमेंट और प्रमोशनल जो फंक्शंस हैं वो भी आरबीआई करती है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है, न कि आरबीआई। अगला है कि देखिए शेयर्स हुज प्राइस रिमेंस रिलेटिवली लो इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई भी ऐसा शेयर है जिसका प्राइस जो है बहुत लंबे टाइम तक लो है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो उसका सही आंसर होगा पेनी स्टॉक्स। ठीक है, ऐसे शेयर को हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। तो ऐसे शेयर्स जो लंबे टाइम तक जो है उनका प्राइस बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है, ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं पेनी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट्स रैपिडली ड्यू टू द रैपिड फ्लाइट ऑफ हार्ड करेंसी इन द इकोनॉमी, देन व्हाट इज द डोमेस्टिक करेंसी कॉल्ड इन दिस सिचुएशन। तो इसको हम बोलते हैं हॉट करेंसी। देखिए यहाँ हॉट हो गया, यहाँ पे हार्ड होगा, हार्ड। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ टैक्सेशन आर देयर इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में टैक्सेशन के जो है कितने मेथड्स हैं। उसका सही आंसर है 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है, और हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स है वो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी आप जितना पैसा ज़्यादा कमाएंगे उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद है रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे जो टैक्स का रेट है वो डिक्रीज़ करने लगता है, इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है, आप जितना कमा रहे हैं उतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और रिग्रेसिव में क्या होता है कि आप जितना कमाएंगे उतना ही कम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, और इसमें जो टैक्स रेट है वो सेम रहता है, अब चाहे ज़्यादा कमा रहे हो चाहे कम कमा रहे हो उससे मतलब नहीं है, तो वहाँ पे टैक्स रेट सेम रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो 3 सिस्टम्स हो गए, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस टू हियर ए क्लियर एको। अगर एको सुनना है, अपनी जो ऐसे आवाज़ की गूंज आती है उसको सुनना है, तो कितनी लगभग जो है डिस्टेंस होनी चाहिए। उसका सही आंसर होगा 17 मीटर, यानी 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो एको जो है वो सुनाई नहीं देगा, 17 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, द अबव रूल वॉज गिवन बाई होम। ये रूल जो है किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा किरचॉफ। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। किसके पास जो है सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट है वो होती है, तो इसका सही आंसर होगा वाटर।
तो वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो बाकी के सारे सब्सटेंस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़, यानी अगर हम इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा ना कि इंक्रीज़ करेगा। दूसरा है कि यूजुअली द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, दोनों सेम होते हैं। तीसरा है यूजुअली द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, अगर प्रेशर हम इंक्रीज़ करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करने लगता है, नहीं डिक्रीज़ नहीं होगा बल्कि ये इंक्रीज़ होने लगता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा अगर हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो इंक्रीज़ करता है अगर उसमें इम्प्यूरिटीज़ हम ऐड कर दें। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी। उसका सही आंसर होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। तो अगर मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पोजीशन पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, जो फोकस वाले पोजीशन होगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो ये इमेज है वो फॉर्म होगा। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। ठीक है, ये जो है कॉन्केव मिरर के केस में है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो जो पोजीशन होगी इमेज फॉर्मेशन की वो मिरर के पीछे होगी। ठीक है, बिल्कुल जस्ट पीछे होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर की कंडीशन में कहाँ कहाँ जो इमेज है वो फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कौन सी है। तो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ये तो सही है। दूसरा है गॉस, तो गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, वेबर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है। और 1 गॉस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी और इधर यूनिट दिया हुआ है। तो पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, तो कूलम्ब होती है, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, यहाँ दिया हुआ है साइमन नहीं होती है बल्कि क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, वोल्ट, तो ये गलत हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी यूनिट होती है फराडे, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पे पूछा था क्या करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। तो इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, तो इलेक्ट्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्कोप, ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद है एस्केलेटर तो आपको सबको पता होगा, जो सीढ़ी होती है ऑटोमेटिक वाली, वो वाली। उसके बाद है इंडोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन होम्स। तो घर में जो हम इलेक्ट्रिक सामान यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। देखिए जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। ठीक है, वो एसी करंट होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो सन अपीयर्स वाइट ड्यूरिंग द डे, सन जो है वाइट दिखता है दिन में, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है ये। स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू दिखती है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तीसरा है राइजिंग सन अपीयर्स रेड, ठीक है, जो शाम के टाइम में लाल दिखता है सूरज, तो वो भी इसी की वजह से होता है। चौथा है सोप बबल्स अपीयर्स कलरफुल, तो सोप बबल जो हैं वो कलरफुल दिखते हैं, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है सोप बबल्स जो कलरफुल दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से संबंधित है। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन इज बेस्ट नोन फॉर हिज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1801। In 1809 the theory was published in book Philosophy Zoologique।
तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये दिया गया था लैंडमार्क के द्वारा, ये लैंडमार्क की थियरी थी इनहेरिटेंस वाली, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा जो है ये जो है स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा ओनली 2। और चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ दी थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि एवोल्यूशन में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसका सही आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि डार्विन ने कहा था कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर प्राइमली एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। नाइट टाइम में कौन से एनिमल जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? तो देखिए जो नाइट टाइम में जो एनिमल्स एक्टिव रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल, ठीक है, नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। और इसका सही आंसर होगा बैट, ऑल और कीवी। अगला क्वेश्चन है, देखिए रीज़न और स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला असर्शन है कि पिचर प्लांट और नेपेंथीज आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पिचर प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है सिंथेसाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, इसीलिए जो पिचर प्लांट्स हैं इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। रीज़न है कि द पिचर प्लांट इज़ ए कार्निवोरस प्लांट एंड हाईली मॉडिफाइड लीव्स, और इनकी जो लीव्स होती हैं हाईली मॉडिफाइड होती हैं, और जो पिचर प्लांट्स होते हैं ये कार्निवोरस प्लांट हैं। तो देखिए जो भी प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो यानी कि सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसको ऑटो वर्ड यूज़ किया गया है। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये जो पिचर प्लांट है ये भी जो है ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन जो पिचर प्लांट्स हैं इनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें, यानी सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सारे प्लांट्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, तो इनके पास ये पावर नहीं होती है करने की। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये जो है जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं इनको अपने पत्ती में जो है दबा लेते हैं, और उस कीड़े से जो है नाइट्रोजन जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए जो पिचर प्लांट होते हैं ये कार्निवोरस प्लांट माने गए हैं। इनकी लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, और उसी लीव्स के हेल्प से ये जो इंसेक्ट है उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो गूगल करके इसकी इमेज जो है आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो असर्शन और रीज़न दिया हुआ है ये दोनों सही है, तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी किसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? तो उसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का अपना डीएनए होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना जो है राइबोसोम्स भी होता है। और देखिए जो परऑक्सीसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है जो भी एक सेल का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या करते हैं कि जो एक सेल में जो वेस्ट प्रेजेंट है उस वेस्ट को डिग्रेड करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका काम होता है प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो इनके पास भी अपना डीएनए नहीं होता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके पास अपना डीएनए है, ठीक है, और राइबोसोम्स भी इसका खुद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जीन मैपिंग, ठीक है, जीन मैपिंग के लिए जो है करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है? तो देखिए जीन मैपिंग क्या होता है कि वर्ड समझिए कि जीन मैपिंग यानी कि जीन को लोकेट करना, जीन को मैप करना, ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर जो है प्रेजेंट होता है जीन, तो उस जीन को लोकेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन मैपिंग। तो उसका सही आंसर कौन सा है? बी वाला है। देखिए इट इज़ मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ ए जीन, ठीक है। तो जीन का लोकेशन कहाँ पे है, वर्ड से आप समझ सकते हैं, जीन को मैप करना यानी जीन को लोकेट करना। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो उसका सही आंसर है बारबरा क्लिंटक के द्वारा दिया गया था जंपिंग जीन का प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से नाइट्रोजन फिक्स करने वाला एक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो देखिए जो नोस्टॉक है ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, एनाबियना भी करता है, और एजोटोबैक्टर तो एजोटोबैक्टर भी करता है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि इन द ह्यूमन बॉडी विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। तो ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म जो है हमारे लीवर और मसल में स्टोर होता है? उसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन। तो देखिए ह्यूमंस में, लिवर में
और मसल सेल्स में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। जब भी ज़रूरत होती है तो बॉडी जो है उसको यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीज़न का है। असर्शन दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, यानी ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। रीज़न दे रहा है कि विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी विटामिन जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि जो असर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट गेव द लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, व्हाट डिड ही यूज़ फॉर दिस, और इसके लिए जो है इनके द्वारा क्या यूज़ किया गया था इस लॉ को देने के लिए। उसका सही आंसर होगा क्यूपरिक कार्बोनेट। क्यूपरिक कार्बोनेट का जो यूज़ है वो इनके द्वारा किया गया था लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन को देने के लिए। और इस लॉ में इनके द्वारा बताया गया कि अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनका जो एक रेशियो हम निकालेंगे तो उनकी क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन यही है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड यूज एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिस्पर्सन ऑफ अल्फा रेज। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के द्वारा जो है अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज़ किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा जिंक सल्फाइड। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फाइड का यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर न्यूलैंड डेवलप द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव डेवलप किया और इसका यूज़ इनके द्वारा जो है किस लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर है एटॉमिक वेट के लिए किया गया था। देखिए इनके द्वारा 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो डेवलप किया गया और इसके लिए इनके द्वारा जो है जो एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक वेट जो है वो यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विच लॉ इज़ यूज टू क्लासीफाई लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है इसको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में हम क्लासीफाई करते हैं रॉल्स लॉ के बेसिस पे। ठीक है, रॉल्स लॉ के बेसिस पे जो है क्लासीफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। उसका सही आंसर है कोफिशिएंट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम स्मॉलेस्ट इंटीजर का जो कोफिशिएंट है उसको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटासिड्स आर यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल पेन इन केस ऑफ इंजेक्शन, व्हाट इज़ इट। तो इसका सही आंसर है वीक बेस। वीक बेस का हम यूज़ करते हैं। देखिए जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हमको हेल्प करता है। और जब इनडाइजेशन हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो स्टमक है वो बहुत एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस कर देता है और इसी की वजह से जो पेट में एक बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होता है। और इसी पेन से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है जो कि वीक बेसिस होते हैं। वो क्या करते हैं कि इन एसिड्स को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पेट दर्द है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रीजिया इज़ यूज टू मेल्ट गोल्ड, व्हाट इज़ इट। एक्वा रीजिया इसको गोल्ड को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या है। तो एक्वा रीजिया जो है वो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिला के बनाया जाता है एक्वा रीजिया और इसका जो रेशियो है वो 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाई ट्रीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका सही आंसर होगा प्योर कार्बन। ये तो प्योर कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करके जो है हम डायमंड की जो सिंथेसिस है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यूज टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका सही आंसर होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है कि विच मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, तो कौन से मेथड यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपना सिन्हा हु वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए सपना सिन्हा जो कि फोर्ब्स 30 लिस्ट में आई थी ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ से ये बिलोंग करती हैं और इनके द्वारा जो है ब्रेन और कॉग्निटिव साइंस के ऊपर जो है रिसर्च किया गया था, इसीलिए जो है इनका नाम इस लिस्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्स डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी 10। तो वर्ल्ड पल्सेस डे का जो है थीम क्या था, उसका सही आंसर है नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल बजट टेबल बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द फिजिकल ईयर 24-25। टोटल बजट क्या था बिहार का, उसका सही आंसर होगा 2.79 लाख करोड़ जो था ये बजट था। 12 फरवरी को जो है बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट हैज़ द बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टर्मिनेट +2 इंटरमीडिएट क्लासेज इन कॉलेजेस एफिलिएटेड विथ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये डिसीजन जो है वो 1 अप्रैल 2024 से लिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज रोल एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। ठीक है, कौन से डिप्टी स्पीकर ने जो है बिहार असेंबली से रिज़ाइन किया है? तो उसका सही आंसर है महेश्वर हज़ारी ने। ठीक है, महेश्वर हज़ारी जो हैं वो जेडीयू से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो है कितना लोन एक स्टूडेंट को मिल सकता है मैक्सिमम? उसका सही आंसर है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख तक का लोन जो है वो मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ होस्टेड द होली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज 2 डिसिपल्स फॉर ए 26-day एक्सपोजिशन अंटिल मार्च 19, 2024। तो रिसेंटली जो है ये इवेंट अभी कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन एशिया टू रेटिफाई कन्वेंशन नंबर 190 टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हैरेसमेंट। तो ये किया फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बुक है एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। नेक्स्ट है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज़ प्रेमलता मिश्रा रिसीव्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू मैथिली थिएटर। प्रेमलता मिश्रा जी को अभी मैथिली थिएटर के लिए रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो प्रेमलता मिश्रा जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सिटी को डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर? ठीक है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ लिटरेचर। किसको किया है? तो उसका सही आंसर है केरला का कोझिकोडे। इसको जो है सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पेन प्रिंटर प्राइज 2024। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 जो है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट है, मजगांव डॉक से बिल्डर हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ। जो मजगांव डॉक से बिल्डर है इसको अभी रिसेंटली कौन सा जो स्टेटस है वो दिया गया है? तो इसको रिसेंटली नवरत्न जो कंपनी है उसका स्टेटस दिया गया है, नवरत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया का जो है 63rd रैंक है। और ये जो है कंपाइल कौन करता है, ये रैंक जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये रैंक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64th इंटरनेशनल शुगर कॉन्फ्रेंस ये जो है किस कंट्री में रिसेंटली कंडक्ट किया गया? तो ये कंडक्ट किया गया है इंडिया में। और कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधवान ए मेजर पोर्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट बिलोंग्स टू विच स्टेट। वधवान पोर्ट जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। तो अभी रिसेंटली जो है महाराष्ट्र में ये वधवान पोर्ट को जो है डेवलप करने की बात कही गई थी बजट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यूनाइटेड नेशन ने कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है? उसका सही आंसर है 2025। ठीक है, 2025 को डिक्लेयर किया गया है क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल ईयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द हेमिश टेशु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हेमिश टेशु फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट जो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो मोंगला पोर्ट जो है ये बांग्लादेश में है। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। तो अभी कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में? तो इसका सही आंसर होगा 82। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट जो है पहले 80 थी, 2 बढ़ गई हैं। कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं 2 बढ़ी हैं। ठीक है, अब 82 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु लॉन्च्ड साथी 2.0 मोबाइल ऐप रिसेंटली। ठीक है, तो ये ऐप किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया? इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक इजी एक्सेस मिल सके, यानी जो कंपनीज़ हैं कंपनीज़ के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चल सके। तो इसीलिए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ AI ऑफिसर ऑफ नासा। ठीक है, तो नासा के पहले चीफ AI ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया? उसका सही आंसर है डेविड साल्वागनी। ठीक है, डेविड साल्वागनी जो हैं ये बने हैं नासा के पहले AI ऑफिसर। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट CEO ऑफ ओपन AI। ओपन AI का करंट CEO कौन है? उसका सही आंसर है सैम एल्टमैन। सैम एल्टमैन जो हैं वो ओपन AI के CEO हैं। इसके बाद देखिए जो केविन सिस्ट्रोम है ये क्या है? ये आपके इंस्टाग्राम के जो हैं को फाउंडर हैं। उसके बाद लिंडा यार्किनो। लिंडा यार्किनो जो हैं ये एक्स कॉप की जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और सुंदर पिचाई को तो आप सब लोग जानते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द UPI सेफ्टी एम्बेसडर। रिसेंटली जो है UPI सेफ्टी एम्बेसडर जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उद्भव
ये जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव जो है किसने लॉन्च किया है। उसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा जो है प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ इज प्रोवाइडेड अंडर बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है कितनी सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। उसका सही आंसर है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक की सहायता राशि जो है वो इसमें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है। तो उसका सही आंसर होगा के विनोद चंद्रन जो है वो पटना हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट इन इंडिया। ठीक है, ट्रैफिक ऑडिट इंडिया में कंडक्ट करने वाला पहला स्टेट कौन है। तो उसका सही आंसर है बिहार। बिहार ने जो है अभी रिसेंटली ट्रैफिक ऑडिट जो है कंडक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण एक्सरसाइज रिसेंटली 2 कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट किया गया और ये एक्सरसाइज जो है किसके बीच में हुआ। तो ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट किया गया, सूर्य किरण एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ G20। इसमें से G20 ग्रुप के मेंबर कौन कौन हैं। तो देखिए G20 में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूके और यूएस। और इसके अलावा 20th मेंबर जो है वो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। पहला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर एक्सपेंडिचर बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो 2024-25 में बिहार सरकार के द्वारा जो है कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है एक्सपेंड करने के लिए। तो उसका सही आंसर है 2.78 लाख करोड़। तो देखिए जो टोटल साइज़ है वो कितना है, तो 278,725.72 करोड़, या आप इसको 2.78 लाख करोड़ बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट ऑफ बिहार फॉर 2024 एंड 5। तो करंट प्राइजेस पे बिहार की GSDP क्या है। तो सही आंसर होगा 9.76 लाख करोड़ है। नेक्स्ट है कि फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ GSDP इन 2024 एंड 25 बजट। फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 2.98 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेवेन्यू सरप्लस ऑफ बिहार स्टेट अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट। तो बिहार का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो कितना है। उसका सही आंसर है 1121.41 करोड़ और ये बिहार की GSDP का 0.11% है। नेक्स्ट है द ग्रांट इन एड एस्टिमेट ऑफ 24 एंड 5 बजट इज़ हाउ मच लेस देन 23 एंड 4 बजट। जो ग्रांट इन एड एस्टिमेट है वो पिछले साल से जो है कितना कम है। पिछले साल से लगभग 1217 करोड़ कम है, ठीक है, पिछले साल से 1217 करोड़ कम है। नेक्स्ट है एज पर द बिहार बजट कैपिटल आउटले फॉर द ईयर 24 एंड 5 इज एस्टिमेटेड एट। तो सही आंसर होगा 29,415.91 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSDP इन द ईयर 24 एंड 5 इज बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय विच डिपार्टमेंट। जो GSDP है इस साल की वो किस डिपार्टमेंट के डाटा पे बेस्ड है। उसका सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के डाटा पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर बिहार बजट। टोटल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर जो है कितना है बिहार बजट के अकॉर्डिंग। उसका सही आंसर होगा 52,639.03 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर बिहार बजट पब्लिक डेप्ट लायबिलिटी, जो पब्लिक डेप्ट लायबिलिटी है वो GSDP के कितने परसेंट है। उसका सही आंसर होगा 30.51% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 5 द अमाउंट एम्बार्क्ड फॉर SC स्पेशल कंपोनेंट ऑफ बिहार बजट इज। उसका सही आंसर है 17,049.70 करोड़। उसके बाद देखिए मैथ के क्वेश्चंस हैं तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल दिया हुआ है 8 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 6 मीटर। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल दिस डायगोनल, डायगोनल कितना होगा। तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि डायगोनल का जो फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर कर दीजिए प्लस विड्थ का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 64 प्लस 36। तो ये लगभग आ जाएगा कितना, लगभग आ जाएगा 10 मीटर के आसपास, ठीक है। तो इसका बी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये बाकी मैथ के क्वेश्चंस हैं, ये आप जो है एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।